दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये बीपीएससी सहित आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो के एग्जाम के तौर पर लीजिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को सही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और वीडियो अंत होने के बाद आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल किया है, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर घर बैठे आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पे आने वाले सभी वीडियो को देखें और इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सभी प्रश्न को पढ़ूंगा और आपको आंसर बताऊंगा, और साथ ही प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जरूरी होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन नंबर ई जो होता है बीपीएससी एग्जाम में, वो आपको फंसा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक वाले को भी ध्यान में रखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? यहाँ प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा लेह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर होगा चैलेंजर गर्त। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये प्रशांत महासागर में ये स्थित है गर्त, जिसका नाम है चैलेंजर गर्त, और ये विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त है, और इसकी गहराई है 11,033 मीटर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इस प्रश्न का आंसर होगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सोने की खान है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक स्थान है कोलार, वहीं पे सोने की खान है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा यहाँ पर, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ई होगा। ई में हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन, क्योंकि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में और बिहार के चंपारण में कुछ जनजाति इसकी निवास करती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पांचवें का आंसर होगा प्राकृतिक गैस। हजारी नहीं है बल्कि हजीरा है। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? किस नदी पर ये बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? छठे नंबर का आंसर होगा हमारा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और हमें बताइए कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, जो कि कृष्णा नदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? मतलब कि भारत में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस खनिज के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है? आठवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर इनमें से क्या है? संगमरमर इनमें से क्या है? 90 का सही आंसर होगा कायांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, और आपको बता दूं कि यह चूना पत्थर का ही परिवर्तित रूप है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि संगमरमर कायांतरित चट्टान है, जो कि चूना पत्थर का ही
परिवर्तित रूप है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? 10वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। और अगर सूर्य से दूरी की बात करें, ग्रहों का जो क्रम है दूरी के अनुसार सूर्य से, तो है पहले बुध आता है, सूर्य से सबसे निकट बुध है, उसके बाद शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। तो अब ध्यान दीजिएगा, बुध का जो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है शुक्र और उसके बाद मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है कि पृथ्वी का दो निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? दोनों और दो ग्रह जो है, बीच में पड़ता है पृथ्वी, एक तरफ शुक्र, दूसरी तरफ मंगल। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्पत्ति का कारण क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? 11 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। देखिए इसके बारे में अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो दोस्तों, समुद्र का जो जलस्तर होता है एक निश्चित अंतराल पर प्रतिदिन ऊपर उठता है और जलस्तर के ऊपर उठने और नीचे उतरने को क्रमशः ज्वार भाटा कहा जाता है। सबसे पहले यही आप जान लीजिए कि जो समुद्र का जलस्तर होता है वो निश्चित अंतराल पर प्रतिदिन ऊपर उठता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जलस्तर के ऊपर उठने और नीचे उतरने को क्रमशः ज्वार भाटा कहा जाता है। ये सभी बात आप सभी को पता होना चाहिए। और फिर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण क्रिया से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न था, इसका आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और ये महासागरों में होता है ज्वार भाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न क्या है। 12वां नंबर प्रश्न है, सू नहर किसे जोड़ती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सू नहर किसे जोड़ती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है सू नहर। दोस्तों सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए इसे जोड़ा गया है, ये नहर बनाया गया है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा, सू नहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है, जो कि सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए यह नहर को बनाया गया है, इस नहर का निर्माण किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर और ह्यूरन। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है, कैसे खर्च करता है? 13वें नंबर का हमारा जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे होगा, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है। आंसर होगा संसद स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद एक आकस्मिक निधि का स्थापना करता है, जो कि राष्ट्रपति के अधीन होती है तथा वह संसदीय स्वीकृति से पूर्व से खर्च कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद, मैंने आपको भी बताया, अनुच्छेद 267 में ये आकस्मिकता निधि का प्रावधान है और ये संसद स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? 14वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता था? इसका आंसर होगा कैबिनेट मंत्री। दोस्तों आपको योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्रश्न बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसे ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अभी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इतने सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें, इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किसके द्वारा किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर
जो चुनाव आयुक्त है उसको पदच्युत किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन की यहाँ पे बात आई है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये काफ़ी अहम है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 17 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अहम है। इसका सही आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 18 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विषय एवं सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि यही महान्यायवादी के कार्यों में सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तथा अन्य अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। जो महान्यायवादी होता है उसके कार्यों में सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किया जाता है। एक सॉलिसिटर जनरल होता है जबकि 4 अपर सॉलिसिटर जनरल होता है। इसका नियुक्ति किया जाता है महान्यायवादी के कार्यों में सफलता देने के लिए। तो ये कानूनी सलाहकार होता है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो हमारा 19 नंबर का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा संसद। ये संसद में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें, ये आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं आयोजित होगी उसके दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी मेहनत के बाद इस PDF को बनाया गया है। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो दोस्तों 2 सेकंड लगता है लाइक करने में, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और आपके एक कमेंट से हमारा काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है और भी अधिक वीडियो बनाने का मन करता है। तो व्यू जाता है तो काम करने का और भी मन करता है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और भी 7वें आसमान पे होगा। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 20वां का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्यों को क्या निर्देश जारी कर सकती है? ये भी काफ़ी अहम प्रश्न है। केंद्र सरकार राज्यों को क्या निर्देश जारी कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि ये तीनों आंसर यहाँ पे होगा। केंद्र सरकार राज्यों को क्या निर्देश जारी कर सकता है? संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है इनमें से? तो 22वें नंबर का जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखेंगे, 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। ये अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर के बाद हम 24 नंबर पे जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न हमारा है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आयात भी बंद और निर्यात भी बंद। आई होप कि आप आयात और निर्यात का मतलब काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है आयात निर्यात बंद होना। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1946 में। आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? निम्न में से लघु उद्योग की समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। लघु उद्योग की समस्या इनमें से क्या है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सबसे मुख्य जो समस्या है लघु उद्योग की, ये तीनों है। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। ये 3 ऐसी बेसिक समस्याएं हैं जो लघु उद्योग की समस्या है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा आयकर, इनकम टैक्स। ये प्रत्यक्ष कर है और आपको पता होना चाहिए कि जो कर उपभोक्ताओं और नागरिकों पर सीधे लगाया जाता है, सीधे तौर पर लगाया जाता है, उन्हें ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे कि आयकर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कर उपभोक्ताओं और नागरिकों पर सीधे तौर पर लगाया जाता है यानी कि उसे ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इस प्रकार आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कुछ देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक का हिस्सा है। तो आंसर जो होगा हमारा इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक का हिस्सा है। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक प्रश्न में बताया था आपको कालगुरली जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो 29 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सूती कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सूती कपड़ा उद्योग ही है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये काफ़ी अहम प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर होगा जॉन शॉलक ने। जॉन शॉलक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जॉन शॉलक ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इस प्रश्न का आंसर होगा जॉन शॉलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? 31 नंबर प्रश्न है हमारा, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा फर्न। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा 120/80। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? आप देखते होंगे कार में, बाइक में जो साइड मिरर होता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार में दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी तथा बसों आदि के पीछे जो दृश्य अवलोकन के लिए जो शीशा लगा होता है ड्राइवर के बगल में, वो उत्तल दर्पण ही लगा होता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। और इसकी दृष्टि क्षमता जो होती है काफ़ी व्यापक होती है, काफ़ी दूर तक इसमें दिखा जा सकता है। तो इस वजह से ये सारे कारण हैं जो कार हुआ, मोटर बाइक हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, जो साइड मिरर होता है ड्राइवर के बगल में, वहाँ पे उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मानव शरीर का जो रक्त है उसका थक्का किस विटामिन से जमता है? इस प्रश्न का आंसर होगा
आप सभी को पता है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में काम आता है विटामिन के। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? 35 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बीसीजी का टीका से संबंधित, ये है 7 दिन। 7 दिन के भीतर किसी भी शिशु को बीसीजी का टीका लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ये साइंस से संबंधित ये प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो हमारा जो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे बात यह होती है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण ही भिन्न होती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत। ये छोटी आंत से संपन्न होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये सभी को आप लोगों को पता होना चाहिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? इनमें से यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, खाद्य संरक्षण या फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि बेंजोइक जो एसिड है एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और यह प्रकृति में पौधों में पाया जाता है और औद्योगिक रूप में स्टोलिन के ऑक्सीकरण से ये प्राप्त किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। ये श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसे जो खाद्य पदार्थ होता है उसको खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल या एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 40वां नंबर प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रकीर्णन के कारण अस्त होता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। आप सभी को पता होना चाहिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो क्षितिज के समीप होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और लाल रंग जो होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसकी किरणें जो होती है वो बहुत कम बिखरती है, जबकि अन्य जो रंग होते हैं, अन्य शेष रंग जो भी हैं वायुमंडल में वो काफ़ी अच्छी तरह बिखर जाते हैं और इस प्रकार लाल रंग ही हम तक पहुँच पाती है, जिसके कारण सूर्य का जो लाल रंग है वो दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य अस्त होते समय और सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देने का कारण यही है, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन पाया जाता है? कौन से विटामिन में हार्मोन पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन पाया जाता है? कौन से विटामिन में हार्मोन पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन डी सूर्य के रोशनी से भी हमें अपने शरीर को मिलता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? इनमें से सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या है? 43 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो गैस है वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे
हैलोजन गैस की बात आई है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने हैलोजन गैस जो है अभी प्रकृति में मौजूद हैं, कितने हैलोजन गैस की खोज हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं कितने हैलोजन गैस हैं। अगर आपको पता है, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा है अच्छी तरह, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं से। मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 44 का। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पलायन वेग मतलब कि किसी चीज़ को अगर हम पृथ्वी से फेंकते हैं, मतलब कि पृथ्वी से दूर जाता है, उसे ही पलायन कहा जाता है। तो पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। किसी वस्तु का तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो ये प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर यह निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तित होना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? ये भौतिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जल का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक इनमें से क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक इनमें से क्या है? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। और अगला प्रश्न है, गौदुग्ध में पीलेपन का क्या कारण है? गाय के दूध में जो पीलापन होता है उसका क्या कारण है? तो 48 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, ये पीलेपन के लिए ही उत्तरदायी होता है। तो सही आंसर होगा कैरोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, डायनेमो का क्या कार्य है? 49 नंबर प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? इस प्रश्न का आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सपाट चोटी के पठार। इसका करेक्ट आंसर होगा। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो इस सपाट चोटी की पठार को ही पट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे 50 ऐसे प्रश्न थे जो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप भी समझ सकें, मैं भी जान सकूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और प्रत्येक PDF के अंत में इसका आंसर भी दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सभी आंसर दिया गया है। तो दोस्तों इसका PDF जरूर डाउनलोड करें। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और घर बैठे ही BPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए ही बनाया गया है। ये चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।